बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी, चाय आप पी रहे होंगे। अगर आप रात लाहौर में थे या इस्लामाबाद में थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट कराची, मुझे कराची का इतना नहीं पता, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद में तो जी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। लाहौर में स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँ तो लाहौर में अच्छी खासी रात को बारिश हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कल भी इनफैक्ट लाहौर में जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो बहुत सारी जगहों पर बहुत तेज़ बारिश थी, और जब मैं अपने घर के करीब पहुँची तो वहाँ पर बारिश नहीं थी। सो ये इस वेदर में बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा होता है मामला कि कुछ इलाकों में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही होती है और कुछ में जाके लगता है कि यहाँ बारिश का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी तो लाहौर में रोड्स के ऊपर पानी कम था थोड़ा बहुत पानी। ज़ाहिर है ये मेन रोड्स की मैं बात कर रही हूँ, नशेबी इलाकों में ज़ाहिर है पानी जमा होगा और उसको निकलने में टाइम लगेगा। दो कि लेट नाइट बारिश हो रही थी तो शायद उस वजह से पानी निकल गया होगा हमारे ऑफिस जाने से पहले। सो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं सो बी सेफ। मंडे के बाद ट्यूसडे आ गया है, लेकिन फिर भी हमारी जो वो थी ना मंडे के बाद चढ़ाई हफ्ते वाली, वो उसमें सुस्ती का आलम रहता है। सो है मौजूद अभी तक ना मेरे अंदर, तो बाकी सबका आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन अच्छी चाय आपका मूड बेहतर कर सकती है। और ख़बरें कुछ ऐसी होती हैं कि कभी कभी आपका मूड अच्छा हो जाता है, कभी कभी आपका मूड सुबह सुबह ख़राब हो जाता है। मोस्टली पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं ख़बरों की सियासी सूरत हाल के, वैसे तो अच्छी खबरें भी आती है तो कुछ अच्छा मूड नहीं रहता है। लेकिन अभी जिस हवाले से हम बात करने वाले हैं वो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से। अब 2 महीने भी बाकी नहीं बचे, लेकिन उनके ओहदे के हवाले से जिसमें तौसी की कयास आराइयाँ जारी हैं। हुकूमत का कहना है कि ना तो उनके पास 2/3 अक्सरियत है और ना ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक्सटेंशन चाहते हैं। अलबत्ता हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करने के लिए तैयार है, जिसके लिए बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। बिल में मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 20 की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी अरकान कौमी असम्बली को किसी भी किस्म के बिल की हिमायत से मना कर दिया है, जबकि हुक्म अदूली करने वाले अरकान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ जी मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिला वास्ता बातचीत के लिए महमूद खान अचकज़ई का इंतखाब किया है। ताहम पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, सीरियस नहीं है और फौज से मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो मानी है इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, मगर मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास ताकत है। जबकि ख्वाजा आसफ ने वाज़े किया है कि जब तक 9 मई का मसला हल नहीं होगा, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, मुज़ाकरात नहीं करेगी इस्टेब्लिशमेंट। हुकूमत के साथ भी अगर मुज़ाकरात करते हैं तो 9 मई का हल पहले होगा, फिर मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत पूरी कोशिश है कि जी मौलाना फजल रहमान को किसी तरीके से अपोजिशन की सफ़ों से निकाल कर हुकूमती सफ़ों में उनको शामिल कर लिया जाए। इसी सारी सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। सर, लाहौर का वेदर तो अच्छा है, इस्लामाबाद का वेदर कैसा है? यहाँ भी बड़ी बारिश चल रही है कल से और मज़े हैं। सुबह मैं उठा वॉक के लिए तो फाख्ताएँ हर तरफ चहचहा रही थी, तो बहुत मज़ा आया। बहुत अरसे के मैं चूँकि बाहर था मुल्क से, अच्छा, ओके, बहुत अरसे बाद आया, बाहर निकला तो बहुत सरसब्ज़ हरियाली हर तरफ नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह कुदरत की बड़ी मेहरबानी है इस्लामाबाद पे जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है। आई एम ग्लैड कि आपको ये इतना प्लेजेंट वेलकम मिला है वेदर की तरफ से। अमूमन जब लोग बाहर से आते हैं तो गर्मी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा मौसम है तो आई नॉट। अच्छा जी, इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इनकी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से और उसमें एक्सटेंशन का मामला है। ज़ाहिर है जब भी इस तरह की कोई भी जो केले ख़त्म होती है एक मुद्दत, तो उसके बाद एक्सटेंशन की बातें उठना शुरू हो जाती हैं। अब ये अदलिया का मामला है, इसमें आप इसको किस तरह से देखते हैं? और हुकूमत ने जो कहा है कि ना तो उनके पास 2/3 अक्सरियत है, ना ही वो एक्सटेंशन चाहते हैं, तो ये कयास आराइयाँ क्यों है? फिर कयास आराइयाँ तो जाहिर है उसकी एक मखसूस उसका कॉन्टेक्स्ट है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने माजी में कुछ 1-2 ऐसे फ़ैसले किए हुए थे जो अभी तक उनके रिकॉर्ड के साथ चिपके हुए हैं, और उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि बज़ाहिर ये लगता है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। इसीलिए उन्होंने फिर पीटीआई के हवाले से भी ऐसे फ़ैसलों में साथ दिया
या ऐसे फैसलों को गाइड किया जो पीटीआई के ख़िलाफ़ थे। तो वो तमाम तर काम जो कि एक चीफ़ जस्टिस को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया बहैसियत एक आइनी अदालत के। तो गुज़श्ता 2 साल से हम जो देख रहे हैं, ख़ास तौर पे फिर 16 महीने से हम हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सतह पे जो हो रहा है, जिस अंदाज़ में कानून आइन को पामाल किया गया, तो वो इस तमाम को सामने रखते हुए हम ये कह सकते थे कि उनकी बड़ी काजी साहब की ख्वाहिश है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है वो चैप्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये कह के ख़त्म कर दिया, वो चैप्टर बंद कर दिया है कि काजी फ़ायज़ साहब बड़े शरीफ नफ्स और बड़े गैरतमंद इंसान हैं और वो कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं और अब ऐसा कोई मूव नहीं है। तो मेरा ख्याल है बहुत सेंसिबल किस्म की बात है, अगर तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो मेरा चंद दिन से हम सोच रहे थे कि एक ऐसा शख्स जो कि इस वक्त काफ़ी हद तक डिस्क्रेडिट हो चुका है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे ख़ास तौर पे जिस अंदाज़ में तनकीद का सामना करना पड़ा काजी फ़ैज़ साहब को, तो उस लिहाज से वो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक बोझ बन गए हैं, एक बैगेज बन गए हैं। तो कोई भी सेंसिबल शख्स, कोई भी सेंसिबल हुक्मरान कोई माजी का बोझ साथ लेके नहीं चलना चाहेगा। तो इसीलिए जो टीएलपी का वो केस था, मुबारक सानी केस, उसमें जो सलूक हुआ चीफ़ जस्टिस के साथ, तो लगता है कि उनको ये पैगाम था कि आपने जो इनिंग्स खेलनी थी खेल ली है, इसके बाद अब आइंदा की फ़िक्र करें। आइंदा की फ़िक्र यही होगी कि ग़ालिबन काजी फ़ैज़ साहब इस मुल्क में अब नहीं रह सकेंगे जो फ़ैसला उन्होंने दिया, क्योंकि वो फ़ैसला, ओरिजिनल फ़ैसला तो उनके खाते में पड़ा हुआ है। वो अलग बात है कि आखिरी वक्त में मुबारक सानी केस में उन्होंने वो कोई पैराग्राफ 42 था और एक और पैराग्राफ था, वो उन्होंने हज़फ कर दिए। लेकिन ये एक बड़ा तल्ख़ मैं समझता हूँ चैप्टर है पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ का, जिस अंदाज में फ़ैसला हुआ। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि उनकी एक्सटेंशन का मॉक चैप्टर अब बंद हो चुका है, ठीक हो गया। ये तो एक्सटेंशन का मामला आपने कहा बंद हो गया है, लेकिन जजेस की तादाद 17 से 21 का चैप्टर अब सेनेट के अंदर है और ये जो बिल पेश किया गया है जिसमें मुतालबा किया जा रहा है, जिसे तहरीक इंसाफ ने रद्द कर दिया है। इम्तियाज़ गुल साहब। जी, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने तो बुनियादी तौर पे अपोजिशन जमात के तौर पे हर उस चीज़ को रद्द करना है जो हुकूमत की तरफ से आएगी, उस वक्त तक जब तक कि उसके साथ सलाह मशवरा ना किया जाए। लेकिन ये जो जिन लोगों को अभी ख्याल आया कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस आ गए, 53,000 केस हैं, जजों की तादाद बढ़ानी चाहिए, तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर वो वाकई उनका इतना दिल दुख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे बोझ बहुत हो गया है, तो उन्हें उस बात पे गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बुनियादी तौर पे एक आईनी अदालत है, इतने सारे केसेस क्यों आ जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में, कोई अब किसी वकील से बात कर लें वो भी आपको बताएंगे कि एक लानत है इस मुल्क में जुडिशल प्रैक्टिस में, स्टे ऑर्डर, हुक्म इम्तनाई। इस वक्त अदालतें, चाहे वो सेशंस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशंस कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, मेरा ख्याल है 70-80% केसेस इन अदालतों में पहुँचे हुए हैं स्टे ऑर्डर की वजह से। ट्राइब्यूनल्स में फ़ैसला होता है, वो स्टे ऑर्डर लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। तो जब तक ये लानत, जिसको मैं कहता हूँ स्टे ऑर्डर, इसके इस्तेमाल को इंतहाई सख्त ना बना दिया जाए, उस वक्त तक केसों की तादाद में यूं ही इजाफा होता रहेगा। लिहाजा हमारी मुकानना जो माशाल्लाह हमारे जय्यद पार्लिमानी अरकान हैं, इन सब को बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, अदालतों के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए, कि वो सब मिल के स्टे ऑर्डर का जो कानून है उसमें ऐसी तब्दीली लाएं कि उसका इस्तेमाल इंतहाई मुश्किल हो जाए। ये नहीं हो कि मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो मैं स्टे ऑर्डर लेके कि हाई कोर्ट पहुँच गया, हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो मैं वही स्टे ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 70-80% केसों में ये हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत के, मैं समझता हूँ कोई 11-12 अरब डॉलर इस वक्त फंसे हुए हैं लिटिगेशन में, कि मुख्तलिफ़ अदालतें इदारों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे चुकी हैं, लेकिन
उन फैसलों के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई मुतल्लिका पार्टी ले लेती है और फिर वो मामला यूं ही लटकता रहता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, अब ये जो आप जैसे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं जो बार बार हम जब अवामी मसाइल को देखते हैं, मुल्की चैलेंजेस को देखते हैं, वो कहते हैं जी हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन और हुकूमत या तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, बातचीत करें। अब ये जो बातचीत वाला मामला है, एक बार फिर इसके हवाले से जी स्टेटमेंट्स आई हैं और फिर मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ से जो बिलावास्ता मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए राना सनाउल्लाह महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से कहा है कि जी रिप्रेजेंट करेंगे दोनों रिस्पेक्टिव जमातों को। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से कहा गया है और फिर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट भी बीच में आ गई कि जी जब तक 9 मई हल नहीं होता तब तक बातचीत तो नहीं होगी। जी बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि वो लोग जिन्हें जमहूरी अक़दार, जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए काम करना चाहिए था, वो बार बार कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़े पे माज़रत करनी चाहिए। पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, फसादी जमात है और जब तक कौमी सलामती के इदारों से और कौम से पीटीआई माफ़ी नहीं मांगी उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। यानी 9 मई का एक गाना है, गर्दान है, जो ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल ने लगा रखी है। ऐसी हालत में जबकि सबको मालूम है कि जब तक जुडिशल कमीशन के ज़रिए बाकायदा तफसीली तहकीकात नहीं हो जाती हैं कि 9 मई में मुलव्विस कौन था, उस वक्त तक किसी एक जमात को दहशतगर्द करार देना, उस पर ये इल्ज़ाम लगाना और ख़ास तौर पे प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल जैसे साहब से इस किस्म की बात का आना इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो लोग जमहूरियत के अलमबरदार हैं वो जमहूरी अक़दार की पामाली करने वाले इक़दामात और इदारों के साथ खुल के खड़े हुए हैं, उनकी खुशनुदी में लगे हुए हैं। हमारे मुल्क में एक तारीख़ है उन इदारों की और ये लोग हर मुमकिन कोशिश है उनको खुश करने की। और इमरान खान ने अडियाला जेल में गुज़िश्ता रोज़ बड़ी मेरा ख़्याल है अच्छी बात कही इन सब के लिए कि असल में 9 मई की गर्दान इन लोगों के लिए, यानी पीडीएम हुकूमत के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब तक ये 9 मई करते रहेंगे उस वक्त तक इनका इक़्तिदार इनके ख़्याल में महफूज रहेगा। लिहाजा इस दौरान अगर अब इमरान खान ये कहे कि जी मैंने इस हुकूमत से बात करनी है, तो अव्वल तो ये कि इस हुकूमत का इख्तियार नहीं है, दूसरी ये कि इस हुकूमत के जो सरकर्दा हैं पीपल्स पार्टी और PMLN, तो ये 2 घरानों की मलकियती पार्टियां हैं। गुज़श्ता 40 बरसों से पाकिस्तान की सियासी बिसात पे इनका गलबा है और इमरान खान ने 15-20 साल जो बातचीत की है वो इन्हीं 2 घरानों के ख़िलाफ़ बात की है। अब अगर वो इन्हीं घरानों के साथ बातचीत कर लेते हैं तो वो अपने बयानिए को मैं समझता हूँ अपने हाथ से ही दफन कर देंगे। तीसरी बात यह है कि जब तक बुनियादी तौर पे जो 9 फरवरी के इंतखाबात हैं उसमें जिस बेईमाना तरीके से धांधली की गई उसके ऊपर बातचीत का रास्ता नहीं खुलता है। मैं नहीं समझता कि पीटीआई अफोर्ड कर सकती है सियासी तौर पे बातचीत का आगाज़ करने को। ठीक है, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब ने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब बानी पीटीआई से बात करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और आज प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया है जो पॉलिटिकल या जो मौशी चैलेंजेस हैं उस पर बात करने के लिए। आपको लगता है कि वाकई इसमें जो बातें हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए, इसमें कोई सदाकत है? देखिए मुझे नहीं मालूम, वो तो नवाज़ शरीफ साहब ने तो अपने बहुत सारे चाहने वालों को जिसमें एंकर्स भी शामिल हैं बड़ा मायूस किया है। वो इल्तिजाएँ कर रहे हैं उनसे कि आप कोई अमली किरदार अदा करें, आप लंदन ना जाएं, क्योंकि हमने सुना कि बड़ी शद्दोमत के साथ कोशिश उनकी तैयारी हो रही है लंदन जाने की। तो मुझे मालूम नहीं कि किस हद तक रेलेवेंट हैं नवाज़ शरीफ मौजूदा सूरत हाल में, जबकि उनके छोटे भाई बड़ी होशियारी के साथ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, बड़ी होशियारी के साथ उन्होंने नवाज़ शरीफ को एक साइड पे कर दिया। अगर वो कोई किरदार अदा करना भी चाहें तो अच्छी बात है,
एक बात हमें बहरहाल जहन में रखनी चाहिए कि चाहे दो मुल्कों के दरमियान जंगें होती हैं या किसी भी मुल्क के अंदर मुतहारब एक दूसरे के मुखालिफ जमातें होती हैं, उनके इख्तलाफात डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए ही हल होते हैं, हल होने चाहिए। अलबत्ता उसकी कुछ बुनियाद होनी चाहिए। जो पीटीआई के केस में है कि फरवरी के इंतखाबात में जो 90-100 के दरमियान नशस्तों पे बेदरेक किस्म की धांधली की गई, जब तक उस हवाले से बात नहीं होती तो पीटीआई मेरे ख्याल है अपनी कब्र खुद खोद देगी अगर इस नुक्ते पे कोई बात किए बगैर उसने मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया तो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा गुल साहब, एक बार फिर इस मुल्क की सियासत में मौलाना साहब बड़े रेलिवेंट हो गए हैं अब। एक तरफ हुकूमत चाहती है कि मौलाना साहब उनकी सफ़ों में आ जाएं, तहरीक इंसाफ या जो अपोजिशन जमातें हैं वो वहाँ पे चाहती हैं, तो मौलाना साहब की जो रेलिवेंस है आप किस हद तक समझते हैं कि हर बार हमने देखा है जब भी ऐसी कोई क्रंच सूरत हाल होती है ये मामला बड़े इंपॉर्टेंस का हामिल हो जाता है? देखिए, मौलाना फजल रहमान हमेशा उन्होंने विकेट के सेफ साइड पे खेला है। इस वक्त भी वो सेफ साइड पे खेल रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें मालूम है कि अवामी राय इस वक्त किस सिमत में जा रही है, कौन अवाम को इस वक्त कबूल है, तो वो अवामी कबूलियत की तरफ मेरा ख्याल है उनका ज़्यादा पलड़ा भारी है। दूसरी बात मेरे अपने ख़्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के बुनियादी तौर पे पीटीआई के इस वक्त जो कुव्वत है उसके काउंटर वेट के तौर पे काम कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी आपने देखा होगा कि आपने भी सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान बड़े रेलेवेंट हो गए हैं, सब उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तमाम तर तवज्जो मौलाना फजल रहमान पे। इसी तरह हाफिज़ नईमुर रहमान ने धरना वरना शुरू किया था, एजेंडा उनका बिल्कुल सही है, जो IPPs के हवाले से, बिजली के होशरुबा बिल हैं उनके हवाले से, लेकिन मुझे ये लगता है कि अंदरूनी खाना हो सकता है कि वो भी हिटमैन का किरदार अदा कर रहे हों पीटीआई के ख़िलाफ़, जिस तरह मौलाना फजल रहमान, क्योंकि वो तो बड़े मशहूर हैं कि बीच मझधार भी छोड़ सकते हैं अपने साथी मुसाफिरों को। तो आगे देखिए होता है क्या, लेकिन जो भी इस मौजूदा सूरत हाल का हल निकलना है, मेरे अपने ख़्याल में अगर तो ये हो कि माजी की तरह इस मरतबा भी जो जेल में पड़े हुए अफराद जिनके ख़िलाफ़ मुकदमे हैं, फिर फरवरी के इंतखाबात के नताइज पे बात किए बग़ैर उस पर मलबा डाल के आप आगे की बात करें, तो फिर पाकिस्तान इस मनहूस चक्कर से कभी नहीं निकल पाएगा कि इल्ज़ाम लगता है, हड़ताल होती है, धरना होता है, फिर समझौता हो जाता है और असल मामला धरा का धरा रह जाता है। बुनियादी तौर पे रूल ऑफ लॉ की बात है, कानून की अमलदारी की बात है, तमाम इदारों के लिए, तमाम अफराद के लिए। जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी, अमल दरामद नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान इसी घन चक्कर में फंसा रहेगा। यू आर सो राइट इम्तियाज़ गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हम कोशिश हमेशा अपने शो में यही करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा टैलेंट जिसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया उसको अपने शो में बुलाएं। आज हम पाकिस्तान के 5 साला जो मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट सुफियान महसूद, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी इन्होंने भारत का 5 साल पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ दिया है। जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, कम उम्र तरीन मार्शल आर्टिस्ट हैं सुफियान। इन्होंने भारत का जो मुश्किल तरीन रिकॉर्ड है तोड़कर ये एजाज़ अपने नाम किया है और इसके बाद सुफियान पाकिस्तान के कम उम्र
वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बन गए हैं। सुफियाना जी, भारत के MV अर्जुन प्रियान फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड अ पर्सन वाला जो एक इसमें टाइमिंग है 9.78 सेकंड्स का रिकॉर्ड 7.87 सेकंड से तोड़ दिया है। सुफियान छोटे से हैं लेकिन बात पता नहीं कितनी करेंगे। इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान महसूद साहब। इन दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुफियान, आप मुझे ये बताएं कि आप इतने छोटे से हैं और आपने तो मुझे लगता है इतनी छोटी उम्र में मार्शल आर्ट सीख लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना लिया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कब से कर रहे हो मार्शल आर्ट्स? 6 महीने। कब से? 6 महीने। 6 महीने से कर रहे हो, अरे वाह। अच्छा जी, इरफान साहब मुझे थोड़ा सा सुफियान के हवाले से बताएं कि आपने इसकी जो ट्रेनिंग चल रही है, ये जो इसने रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जी बिल्कुल। सुफियान जब 22 साल के थे तो उस टाइम से मैं इसको अपने क्लब साथ में लेके जाया करता था। वहाँ पे फिर जो स्टूडेंट्स थे उनको देखा करता था। ये पिछले 6 महीने से फिर हमने ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में बना था। इसको वीडियोज वगैरह मैंने सुफियान को दिखाई कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने तोड़ना है। तो उसके लिए हमने काफ़ी प्रैक्टिस की, क्योंकि ये रिकॉर्ड काफ़ी डिफिकल्ट रिकॉर्ड था। टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइमिंग थी, तो इसको बीट करना भी काफ़ी मुश्किल था। तो इसके लिए हमने पिछले 6 महीने से काफ़ी प्रैक्टिस की और फिर ये रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह फिर अप्रूव हो गया है। अच्छा, इतने छोटे से बच्चे को जाहिर है इस तरह का स्पोर्ट सिखाना और उसको ये समझाना कि रिकॉर्ड है और ये टाइमिंग का मामला है, इतने चंद सेकंड्स की बात है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो आप इसको खुद ट्रेनिंग दे रहे थे या कोई ट्रेनर था जहाँ पे ये जिसने इसने प्रॉपर्ली ये टेक्निक सीखी है मार्शल आर्ट्स की? मेरी एकेडमी है डेरा इस्माइल खान में। इसमें अब तक तकरीबन 20 स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मेरे खुद 110 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। तो इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ कि किस तरीके से लड़के को, बच्चे को हमने ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि ये बच्चे इनको हार्ड ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। इसको प्रॉपर तरीके से समझाना होता है, प्रॉपर तरीके से गाइड करना होता है। तो ये इसकी वीडियोज वगैरह मैं इनको दिखाया करता था कि ये हमने किस तरीके से करना है, किस तरीके से रोटेट होना है, किस तरीके से हमने ये टाइम को बीट करना है। तो पहले तो इनको सिर्फ जो प्रोसेस था वो हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे। कभी 25 सेकंड, कभी 30 सेकंड में हम कर लेते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस होती गई और जो टाइम था, टाइम फ्रेम काफ़ी कम टाइम था, उसको फिर हमने बीट करना था। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह ली। ज़बरदस्त। और सुफियान, मुझे ये बताएं, आप मार्शल आर्ट्स तो करते हैं, पढ़ते भी हैं? पढ़ता भी हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? नर्सरी में। तो जब आप खेलने या सीखने जाते हैं तो आपकी पढ़ाई तो नहीं डिस्टर्ब होती? नहीं। कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं आप, ये बताएं। पापा को देख के नहीं बताना, खुद से बताओ। कितनी देर रोज मार्शल आर्ट्स करते हो, ये बताओ। मुझे नहीं पता है। तो खेलने जाते हो तो पता ही नहीं है कि कितनी देर खेलते हो। ये क्या बात हुई? 1 घंटा खेलते हो, 2 घंटे खेलते हो, क्या करते हो? कितनी टाइम प्रैक्टिस करते हो? 1 घंटा। 1 घंटा। तो मुझे बताओ, सबसे ज्यादा एकेडमी में जहाँ पे मार्शल आर्ट्स करते हो वहाँ पे सबसे ज्यादा जबरदस्त कौन करता है आपके साथ, जिसको लगता है कि आप उसको हराना चाहते हो? कौन है वो? किसको हराना है? अदनान है ना? किसको? अरसलान को। क्यों? वो बहुत अच्छा खेलते हैं। हंस रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जिन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि आपकी अपनी एकेडमी भी है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं जिनको आप मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं? हमारे साथ तकरीबन 5 साल से 4 साल से लेके 22 साल 25 साल तक के स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी।
ठीक है, ठीक है। और इन द एंड जो बच्चे जो हैं, आपको इस वक्त देख भी रहे हैं, ज़ाहिर सुफियान बहुत छोटा है और इसकी आगे फर्दर आपने ग्रूमिंग भी करनी है, क्या आप उनको पेरेंट्स को या मैसेज देंगे कि अपने बच्चों को इस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर ज़रूर लेकर आए? स्कूल भी जाता रहता है, फिर असर के टाइम जब हमारी एकेडमी का टाइम होता है तो मैं अपने साथ क्लब ले जाता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग भी करते हैं। इससे तो एक ये है कि छोटे बच्चे फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। वो जो अपना टाइम है, वो जो सोशल मीडिया है उससे अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट करते हैं, तो उससे बेहतर है कि वो तो जो हमारे स्पोर्ट एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें कंपटीशन का इसमें वो पैदा होगा कि वो आगे किस तरीके से उन्होंने कम्पीट करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका भी और सुफियान आपका भी कि आप दोनों हमारे शो का हिस्सा बने। जनाब आगे बढ़ते हुए अब आपको एक नेपाली माउंटेनियर के हवाले से हम रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिन्होंने 14 8,000ers को सर करने का मिशन जो कह लें उसको तकमील के बिल्कुल करीब हैं। 8,000 जो चोटी है वो रह गई है और उनकी जो एडवेंचरस जर्नी है इसके हवाले से एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। बुलंद पहाड़ों पर मुहिम जोई करना कोई आसान काम नहीं। पहाड़ों को सर करने की चाह इंसान को उन बुलंदियों तक ले जाती है जिसका आम इंसान सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। नई नस्ल को मुतासिर करने और कोहपैमाई को एक नई पहचान देने का अज़्म रखने वाले निमारंजी शेरपा एक ऐसे ही कोहपैमा हैं जिन्हें बुलंदो बाला पहाड़ों को सर करने का जुनून की हद तक शौक है। वो सिर्फ 18 साल की उम्र में दुनिया के 13 बुलंद तरीन पहाड़ों को सर करने के बाद अब तिब्बत की शीशा पगमा चोटी सर करने वाले हैं। मगर उनकी किस्मत का दारोमदार चीनी हुकूमत पर है जो इस आखिरी चोटी के लिए इजाजतनामा जारी करेगी। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ भी इसी रिकॉर्ड के हुसूल के लिए कोशां थे। शहरोज ने भी 8,000 मीटर से जायद 14 चोटियां सर करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से चीनी हुकूमत की जानिब से आखिरी चोटी के लिए इजाजत न मिलने की वजह से उनकी ये मुहिम अधूरी रह गई। नीमा और शहरोज दोनों ही हिम्मत, जज्बे और ख्वाबों की लगन की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी मुहिमात हमें अपने हौसलों को बढ़ाने और मुश्किलात का मुकाबला करने का दर्स देती हैं। ये मुहिमात हमें सिखाती हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर करने के लिए कितनी हिम्मत दरकार होती है और हम इन नौजवानों से कितना सबक सीखते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी क्रिकेट पे बात करनी है और बड़ी मुश्किल से करनी है हमने बात भी, क्योंकि हालात जो टीम के हैं उतनी मुश्किलात का शिकार हम भी हैं। बात करते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी जारी जो दूसरा टेस्ट है उसमें चौथे रोज़ का खेल जो है बारिश के बाद जल्दी ख़त्म कर दिया गया था। मेज़बान टीम दूसरी इनिंग्स में, मेज़बान टीम से मुराद मेरी पाकिस्तानी टीम है नाजरीन, 172 रन के ऊपर ढेर हो गई थी और मेहमान टीम को जीत के लिए 185 रन का टारगेट दिया था, जिसके ताकुब में बांग्लादेश जो है बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए हैं। पाकिस्तानी टीम ये दूसरा टेस्ट मैच, जो पहला टेस्ट मैच था उसमें तो आप छोड़ ही दें, दूसरा टेस्ट मैच क्या जीत पाएगी। और ये जो 172 रन पे ढेर हुए हैं, इसके बाद क्या होगा। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अवैस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत ही बुरी मॉर्निंग है। हमने कहा था बारिश होगी, बारिश भी नहीं बचा सकी हमें यहाँ पर। ये वैसे हम वही पाकिस्तानी कौम है, जब हारे होते हैं तो बारिश की दुआएं करते हैं, ये दुआ नहीं करते कि कोई मौजूद, हम कहते हैं बारिश हो जाए, हमारी जान छूट जाए, है ना वैसे हमारा यही हाल है आजकल। परफॉर्मेंस आपकी ऐसी है। मैं भी थोड़ा सा आपके शो से पहले मैं एक शो पे बैठा हुआ था तो मैं स्टैट्स निकाल रहा था, अभी लेटेस्ट सुबह आए हुए थे कि अगर आप सेकंड एवरेज की अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें, जब पाकिस्तान अपना सेकंड अपना एवरेज के अंदर आया बैटिंग में, तो हम लोग इस वक्त 12वें नंबर पर मौजूद हैं दुनिया में। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, यहाँ तक कि अफगानिस्तान, यहाँ तक कि आप आयरलैंड की बात करें और जिम्बाब्वे भी, वो भी हमसे ऊपर है। हम लोग 17 पॉइंट समथिंग पे थे। तो लिटरली ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान इस पूरे सीरीज के अंदर खेला है, मैं सच कह रहा हूँ, हम डिजर्व नहीं करते कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का, हम तो कह रहे थे टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल हम खेलते, हम डिजर्व नहीं करते। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए आपकी टीम नजर आनी चाहिए, और जैसे दूसरी टीम्स खेलती हैं वो उसमें और आप में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो क्लियरली आपको यहाँ पर नज़र भी आया। आपकी अपनी होम कंडीशंस के बावजूद
आपने कोशिश की कि उनको अपने होम कंडीशंस के हिसाब से तैयार किया जाए विकेट को, तब भी आपकी टीम परफॉर्म ना कर पाई। आपके बॉलर्स की बात मैं करूं, ठीक है, मीर हमजा को आप लेट आए, लेके दुरुस्त आए, उसी विकेट के ऊपर उनके फास्ट बॉलर्स ने 10 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली दफ़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में भी हुआ कि उनके फास्ट बॉलर्स ने 10 के 10 खिलाड़ियों को आउट किया। यहाँ पर वही फास्ट बॉलर्स थे आपके पास जो अनफॉर्चुनेटली पिच को शायद सही तरीके से रीड ही नहीं कर पाए या इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सी चीज़ें आपको पता है, सो क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान टीम के ऊपर स्टार्ट हो चुका हुआ है। अच्छा अवैस, मैं वैसे पुरानी हूँ पर इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन जब भी हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की बात करते हैं, चूँकि हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, जब टेस्ट टीम नंबर 1 होती थी मिसबाह उल हक की कैप्टनसी में, तो मैं अपने होशो हवास में थी, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। T20 में हम बड़े बेहतर परफॉर्मेंस थे, ODI में हम बड़े बेहतर परफॉर्मेंस थे, हम टॉप टीम्स में आते थे, नंबर 1 रैंकिंग हमने होल्ड की रखी है काफ़ी अर्सा। क्या हो रहा है ये? मतलब हम हर फॉर्मेट के अंदर बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं और कोई उम्मीद भी नहीं है कि हम बेहतर होंगे। और मतलब थोड़ा सा आप से पहले चले मिसबाह वाली तो थोड़ी सी बात अब पीछे चलेगी ना काफ़ी, मैं कहता हूँ, जिसमें आपको टेस्ट मेज भी मिली थी, आपको पता है नंबर 1 आप रैंकिंग पे रहे थे। थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं और अगर आप T20 से चले स्टार्ट करें। T20 पाकिस्तान की फेवरेट है, पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान टीम T20 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। T20 के अंदर आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, आपने वर्ल्ड T20 भी उठाया, फिर उसके बाद आपने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेला। पाकिस्तान टीम बदरीज ऊपर जा रही थी। डाउनफॉल कहाँ से आया? जो मामला क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुए, जितनी डिस्टर्बेंस क्रिकेट बोर्ड के अंदर पैदा की, एक गया दूसरा गया, उसने सिस्टम आके डोमेस्टिक का चेंज किया, उसने टीम की कप्तानी को छेड़ा, उसने प्लेयर्स को छेड़ा, तब जाके आपकी डिस्टर्बेंस पैदा हुई। अब भी अगर आप बात करें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, तो उस दिन भी याद हो आपको ये बात हो रही थी कि आप अपने लॉन्गर फॉर्मेट्स के लड़कों को क्यों नहीं चांस देते। आप मीर हमजा की बात करें, 600 खिलाड़ियों को आउट कर चुका है, किस लिए आप सोए हुए थे कि आपने उसको नहीं अपना टेस्ट टीम में चांस दिया? आपने दिया, उसने आके परफॉर्म आपके लिए किया। उसके बाद आपके बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, हुरैरा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ है, उसने 300 भी किया है, 200 भी किया है, 150 भी किया है। आप उसको टीम में हिस्सा नहीं बनाते, मुझे नहीं पता कि इशू क्या है। यही मसला हमारे डोमेस्टिक के अंदर होता है कि लड़का टॉप परफॉर्मर होता है पाकिस्तान के लिए, वो डोमेस्टिक में 2 साल परफॉर्म करता है, जब उसकी फॉर्म लगी होती है ना, तब हम उसको पिक नहीं करते। हम उसको तब पिक करते हैं जब उसमें थोड़ा सा आप डिप कर लें, क्या आता है, तो हम कहते हैं आ जाओ पाकिस्तान टीम के लिए, फिर उसके साथ नाइंसाफी आप करते हो। सेम इट इज विद पाकिस्तान, जो कल आपने प्लेइंग 11 आपने खिलाई है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि हर टेस्ट टीम के अंदर एक टेयर अवे क्विक आपके पास होता है, जो कि नसीम शाह की सूरत में था। नसीम शाह ने तो अच्छी बड़ी बॉलिंग आपकी करवाई है, शाहीन शाह अफरीदी आपको थोड़ा सॉफ्ट कलर आपको नजर आ रहे थे। आपने किस कॉम्बिनेशन के साथ आप गए हैं, जो अगर बाहर बैठ के हम अगर इस चीज़ को सोच रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं तो बेस्ट पॉइंट्स है पाकिस्तान के, उनको तो मुझसे बेहतर पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये बड़ी सी चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट को लिटरली सोचनी पड़ेंगी, वरना जो हालात इस वक्त चल रहे हैं आपकी क्रिकेट की, आई एम सॉरी टू से, अल्लाह ना करे कि हॉकी से भी आपका बुरा हाल हो जाएगा। अल्लाह ना करे, हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अवैस वही बात है कि हालात ऐसे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्रिटिसाइज़ करना किस पे है, प्लेयर पे करना है, बोर्ड पे करना है, जो इंटरनल मैटर्स हैं वो बड़े ही मुश्किल हो गए हैं। अवैस मेरे पास वक्त कम था, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने मैं ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाना है, तो हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर जब खबरें आती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ ठीक होती हैं, कुछ बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। और अभी जो हम कारसाज वाक़े के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें जो नताशा है उनके हवाले से बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आ रही थी कि वो मुल्क से बाहर चली गई हैं, क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट है नताशा के हवाले से, किस जेल में है, उन्हें कहाँ पे रखा गया है, कैसे रखा गया है, मज़ीद जो भी अपडेट्स हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ समर अब्बास साहब मौजूद हैं। वो हमें इस वाक़े की जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके हवाले से बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं सेंट्रल वुमेन जेल कराची में मौजूद हूँ। कारसाज हादसा जो केस है वो हाई प्रोफाइल केस है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर और दीगर प्लेटफॉर्म पे जो है ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि नताशा दानिश जो कि उसकी मुलज़मा थी हादसे की, उस दुबई चली गई है या उसे जेल में सहूलियात फ़राहम की गई हैं। इस वक्त हमारे साथ DIG जेल शिबा शाह मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाब। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। ये बताएँ कि कहा जा
जा रहा है कि मुलज़मा जो है नताशा दानिश वो दुबई फ़रार हो गई हैं या उन्हें जेल में जो है सहूलियात फ़राहम की जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? जी पिछले दिनों नो डाउट ये कि बड़ी ख़बरें आ रही हैं इस केस के पीछे, तो मैं ये कहूँगी जितनी भी ये कि रिपोर्ट्स हैं इट्स टोटली फेक, और दुबई क्या ये इधर ही हैं, और जितनी जो इनको स्पेशल सहूलियात दी जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। और जितनी बाकी हमारी जिस तरह 186 ख़वातीन हैं जिनको वो सहूलियात दी जा रही हैं सेम एज़ इट इज़ उनको भी एक वही फैसिलिटी है। कोई वाईफाई नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, बैरक सिस्टम है हमारा, और एक बैरक में रहती हैं जहाँ पर यह है कि दूसरी ख़वातीन के साथ। और जहाँ तक खाने का सवाल है, नो डाउट हमारे प्रेजेंट रूल्स में है कि घर का खाना अलाउ किया जाता है आफ्टर ये कि उसकी सारी चेक करने के बाद। हाँ जी बिल्कुल, देखें DIG जेल शीबा शाह हमारे साथ मौजूद थी। इनका कहना है कि जो दीगर ख़वातीन को सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं वही नताशा दानिश को फ़राहम की जा रही हैं, और उनकी सेहत जो है बिल्कुल नॉर्मल है, वो घर का खाना खा रही हैं। लेकिन अगर दीगर ख़वातीन भी घर का खाना मंगवाना चाहें तो ये जेल कवानीन में है कि जो ख़वातीन जो कैदी हैं वो घर से खाना मंगवा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ कराची। जी खबरें अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो प्लीज़ उसको वेरीफाई कुछ अच्छे सोर्सेज से किया करें, और आगे से आगे फैलाने से बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं। और ये जो एक्सक्लूसिवली हमने आपको बताया है कि किस तरह से उनको रखा गया है और जेल के अंदर क्या सहूलियात हैं जिसके हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही थी, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट हमें ब्यूरो चीफ कराची समर अब्बास ने दे दी है। कराची की जहाँ हम बात करें जी, मुल्क का जो 70% रेवेन्यू है अदा करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हाईलाइट हम करते भी हैं और मज़ीद करने की ज़रूरत भी है। ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा मसला है। जो लोग कराची में रहने वाले हैं वो तो बहुत बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, टूटी सड़कें हों, दीगर मसाइल हों, कभी पाइपलाइंस का मसला है, कभी कोई मसला है, इन सारी सड़कों की वजह से और उन पर पड़े गड्ढों की वजह से ट्रैफिक स्लो होती है, और फिर जो इतने लंबे लंबे ट्रैफिक जैम होते हैं जिसकी वजह से शहरियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पर, दो के ज़ाहिर इतना बड़ा शहर है लेकिन वहाँ पर उस तरह से उनकी प्रेजेंस ना होना भी ट्रैफिक के मसाइल को मज़ीद बढ़ाती है। ये सारी सूरत हाल पे जी हम ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं कि कराची में जो ट्रैफिक का मसला है ये क्यों है इतना ज़्यादा। हमारे साथ इस वक्त मुजम्मिल मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनको खुश आमदीद भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मुझे बेसिकली कराची की बहुत सारी बातें जहाँ पसंद भी है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय कर रहे हैं तो आप कैसे अपने दिन को मैनेज करेंगे। और ये कराची वाले बेचारे आए रोज़ इस मुश्किलात से गुजरते हैं। क्या वजूहात है? ये तो मैंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इशूज़ हैं इसलिए ट्रैफिक स्लो होती है। दीगर क्या मसाइल है मुजम्मिल? अरबला देखें, कराची शहर जितना बड़ा है इसके मसाइल भी इतने ही बड़े हैं, आपने जैसे अभी खुद ही बात कही है। मगर सबसे अहम मसला जो है इस वक्त शहर कराची में मानसून स्पेल के बाद जो शहरी फेस कर रहे हैं वो है ट्रैफिक जाम का मसला। अब सुबह अगर मुझे सुबह 7:30 बजे ऑफिस आना होता है तो मैं घर से मार्शल लेके निकलता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा। 40 से 45 मिनट मुझे लगते हैं, गो के 10 से 12 मिनट की ड्राइव है मेरे घर से ऑफिस तक की। यही स्कूल खुलने के बाद से सुबह के वक्त जो है बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। शहर कराची की तमाम शाहरों की बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर कराची की अहम शाहरा एम ए जिन्ना रोड पर। एम ए जिन्ना रोड वो कदीम रोडों में शुमार होता है जहाँ से पूरे कराची के आप कहीं पर भी काम करते हो आपको यहाँ से गुजर कर जाना है। अब इसी अगर मैं बात करूँ आपको जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये कैप्टन सैनमा का रोड है, एम ए जिन्ना रोड। यहाँ पे चारों तरफ से ट्रैफिक आता है। इस सामने से कायदा मज़ार से गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर मेरे राइट हैंड से जो है कुरंगी की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, लेफ्ट हैंड से गार्डन की तरफ से और पीछे टावर की तरफ से गाड़ियाँ सीधी तरफ आ रही हैं। लेकिन यही सूरत हाल, ये मेन रोड जब खस्ता हाली का शिकार है तो आप ये सोचिए कि जो अंदरून कराची के रोड्स होंगे उनकी क्या हालत होगी। इस रोड पर जगह जगह घड़े पड़े हुए, बारिश का पानी जमा होने के बाद जब निकासी है आप किया गया तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े घड़े मौजूद हैं जिसके ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। इस वक्त गो के 9 बज चुके हैं, 9 बजे के बाद जो है वो ऑफिस सब पहुँच चुके होते हैं। सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक बहुत ज़्यादा लोगों को सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि ट्रैफिक में देर देर तक फंसे रहते हैं और शाम को इस पर बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल होती है। लोगों की कोशिश होती है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेन शाहरा फैसल की बात कर लें आप,
मेन अगर आप एम ए जिंदा रोड की बात कर लें, इसके आगे आप नुमाइश वाले रोड की बात कर लें, हर रोड पर जो है ट्रैफिक का ज़हम है और ये शहर कराची वाले ये फेस करते रहे और बारिश के बाद से जो सूरत हाल है मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब इस वक्त जो है शहर कराची की जो मेन चाह हैं वहाँ पर मेयर कराची इस वक्त उनका कहना यही है कि जितने भी घड़े पड़े हैं उसको फौरी तौर पर भर ली जाने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रैफिक की रवानी को रवा दवा रखा जा सके। अब अगर बात करते हैं हम आवाम की, तो हमारे आवाम में भी वो सब्र नहीं है कि जिस तरह से उनको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। आदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। लोग अगर ट्रैफिक का सिग्नल एक तरफ का बंद हो तो लोग रॉन्ग वे चले जाते हैं, आगो के यहाँ पे रॉन्ग वे पे चलाने, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं मुज़म्मिल, मेरे अब दो सवाल हैं जारी होती है। अच्छा, मेरे अब दो सवाल हैं आपसे। ये जो आपने ट्रैफिक चलान की बात की, मैं खुद भी कराची ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करती हूँ और मैंने ट्रैफिक पुलिस इतनी जो कहने एक्टिव नहीं देखी है। आई एम सो सॉरी, पर ऐसा है। लाहौर के अंदर चूंकि हमें आदत है कि हमारे जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है उससे चलान घर भी आ जाते हैं, इनफैक्ट पिक्चर के साथ आते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खासी एक्टिव है, हमें पता लगता है। कराची में नहीं है ऐसा, उसकी वजह से भी आपको लगता है मसाइल है? और सेकेंडली, जिन रोड्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इन रोड्स के ऊपर मुझे कुछ काम या कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है। क्या ये अभी कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है, रुकी हुई है, और कितने अरसे से ये रोड्स टूटी हुई हैं? अरबला, ये बारिशों से पहले का सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक मेन सेवरेज की लाइन थी जो उबल पड़ी थी, उसके बाद यहाँ पे खुदाई हुई और उसका काम चल रहा है। फिर बारिशों की वजह से उस काम को रोक दिया गया था, अभी भी यहाँ पर काम जारी है। और ये काम जारी होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला आता है। अब ये जो सबसे अहम मसला है, सबसे अहम मसला जो इस वक्त आपने बात की ट्रैफिक पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना रोल उस तरह से अदा नहीं कर रही है जिस तरह से अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मेन शाहराहों पर अगर हम बात करते हैं तो ट्रैफिक कांस्टेबल जो है वो 150 रुपये के चक्कर में मोटर बाइक्स वालों को तो ज़रूर तंग कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त से पहले हैवी ट्रैफिक हमें रोड पर नज़र आता है। हम आए दिन सुनते हैं कि हैवी ट्रैफिक ने जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं उन्होंने मोटरसाइकिल वाले को कुचल दिया, किसी रक्शे वाले पर चढ़ दौड़ा। कल भी ऐसा ही वाक़या पेश आया है, जो एक बस चढ़ गई। तो टाइमिंग है जो हैवी व्हीकल्स है उसकी टाइमिंग है रात 12 बजे की बात थी, लेकिन वो 10 बजे से रात को निकलना शुरू हो जाते हैं। एक ये बड़ी गलती है ट्रैफिक पुलिस की कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। और जो मेन जो वाटर टैंकर है वो दिन दिहाड़े रोडों पर दंदना रहे होते हैं और वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं जिसका कोई हाल नहीं है। तो ये बिल्कुल आपकी बात में से 100% अग्री करूँगा अरमला कि ये सिचुएशन है कि ट्रैफिक जो पुलिस है उसकी एक तो अगर हमारे जो उसकी नफरी भी एक काम है, और दूसरी ये है कि वो जो यहाँ पे जो तैनात है वो ड्यूटी को उस तरह से अंजाम नहीं देते हैं जिस तरह से अंजाम देना चाहिए। यही वजह है, एक सबसे बड़ी वजह ये भी बनती है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले हैं वो ट्रैफिक को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल, अब ये तो ट्रैफिक के हवाले से आपने कहा, और जिन रोड्स का हम जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बारिश से पहले किए, मुझे जो याद पड़ता है कि कराची में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल या रोड्स का खुदा आना पिछले हम 6-7 महीने पहले की बात करें तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजरली थी वहाँ पर। ये मसाइल कि हर सड़क जहाँ से आप गुजरे, इनफैक्ट आप DHA जा रहे हैं या आप IIH चंद्रीगढ़ रोड जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ सड़क पे खुदी हुई हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक का भी है। अब इसमें इंतज़ामिया कहाँ है? क्योंकि हम देखते हैं TV पे आते हैं जी हम कराची के मसाइल हल कर रहे हैं, हम फलाने थर में चले गए हैं। तो जो थर में आप जा रहे हैं तो आप कराची में भी तो आएँ, आप यहाँ पे भी तो देखें। इतने जहाँ आप इतने दूर दराज इलाकों के ऊपर आप आके दावे करते हैं जो कि हमने देखा है वहाँ के हालात भी, तो आप कराची की सूरत हाल पे कोई इंतज़ामिया नहीं देखती कि यहाँ पे क्या हो रहा है इतने बड़े शहर में? अच्छा अरबला, देखिए मज़े की बात यह है कि हमारे पास जो इदारे हैं उनमें राब्तों की शदीद कमी है। जब अगर रोड डाला जाता है तो उसके बाद स्विच गेस वालों को याद आता है कि यहाँ पे जो है वो लाइन गुजरनी है यहाँ से, या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को याद आता है कि यहाँ से पानी की लाइन या सेवरेज की लाइन गुजरनी है। नया रोड हम देखते हैं कि 2 दिन पहले नया रोड डला होता है, जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पे खुदाई चल रही होती है कि स्विच गेस वाले काम कर रहे हैं या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले काम कर रहे हैं। तो राब्तों का शदीद फुकदान है हमारे महकमों में। ये अलमिया है कि बहुत बड़ा मामला सामने आते हैं कि जब भी कोई नया रोड डलता है उसके कुछ हफ्ते बाद जो है वहाँ पर दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई नया रोड डाला जा रहा होता है तो उसकी वजह ये होती है कि भाई मिनिस्टर साहब ने, बिलावल साहब ने उसकी इनॉग्रेशन
करनी है तो फटाफट डाल दिया गया। अब ये वहाँ से NOC नहीं ली गई सुई गैस से या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से कि यहाँ से दोबारा काम तो नहीं होगा या कितने अरसे बाद यहाँ पर काम शुरू होगा। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे शहर का कि जब जब हम कहीं पर काम होता हुआ देखते हैं तो वहाँ पर दूसरा काम शुरू हो जाता है। अब जो आपने बात की है उसका भी जवाब यही है अर्मला के जो इदारे हैं वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें सामने आती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको जो अहमद जिन्ना रोड का बताऊं कि अहमद जिन्ना रोड पर तकरीबन गुज़श्ता हम 6 माह से देख रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पे एक BRT का प्रोजेक्ट भी था वो मुकम्मल हो गया है और ये रोड पे बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया है। अच्छा मुजम्मिल, आप हमारे साथ लाइन पर ही हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ कैमरामैन से रिक्वेस्ट भी करें कि कैमरा को थोड़ा पैन करके हमें दिखाएं आज के आप कहाँ पे मौजूद हैं अहमद जिन्ना रोड की जहाँ बात कर रहे हैं। ये देखें, हाँ बिल्कुल अर्मला, ये अहमद जिन्ना रोड पे मौजूद हूँ मैं। अब्दुल्ला का आपको दिखाएंगे। अब्दुल्ला बता, देखिए ये जो रोड है वो इस तरफ से देखें ये जो चौक पे जमा हो जाता है, ये चौक है मेन जहाँ पर सेवरेज का काम हो रहा था। ये देखें उन्होंने यहाँ पर एक बैरियर लगा के रास्ता भी बंद किया हुआ है और वो बता रहा है कि यहाँ पर ये इस तरह से एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है इस चौक पर और ये जो मेन शारा है उस तरफ से जो गार्डन से आ रहा है रास्ता वो है और ये अहमद जिन्ना रोड सीधा टावर की तरफ जा रहा है। अहमद जिन्ना रोड शहर कराची की नामवर स्ट्रीट है जिसको पहले हम जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, आपने ये हमें बताया है जिस सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अहमद जिन्ना रोड की तो आप बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से आपने कहा कि एक तरफ बैरियर लगाए हुए हैं, जब आप मुझसे बात भी कर रहे थे तो मुख्तलिफ हमें सायरन्स या एम्बुलेंस की आवाज़ें भी आ रही हैं। जाहिर है जब इतना ट्रैफिक जाम है तो एम्बुलेंस को भी बड़े मसाइल होते होंगे कि उन्होंने यहाँ से गुजरना है। ये अभी भी मैं TV स्क्रीन पर देख सकती हूँ ईदी की एक एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंसेस के हवाले से भी क्या कोई नहीं बनाया जाता है कि जी अगर सिग्नल बंद है, रोड बंद है तो उनको अकोमोडेट या फैसिलिटेट किया जाए? अच्छा देखिए, इस तरह का कोई निज़ाम तो शहर कराची में नहीं है, मगर शहर कराची में के अवाम में इतना शऊर ज़रूर है कि हमने गाहे बगाहे देखा कि हम पूरा दिन रोडों पर ही होते हैं कि अवाम जो है वो एम्बुलेंस को पहली फुर्सत में रास्ता दे देती है। मगर जो जिस तरह से एक स्पेशल वो रोड होता है दूसरी जगहों पर कि फास्ट ट्रैक पर एम्बुलेंस जारी होती है, तो यहाँ पर ट्रैफिक इतना होता है कि फास्ट ट्रैक स्लो ट्रैक सब खत्म हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक का इज़्दाहाम जो है पूरे रोड पर जो है वो ट्रैफिक आ रहा होता है। अब इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एम्बुलेंस के मामला हैं बिल्कुल इसी अहमद जिन्ना रोड से गुजर कर यहाँ पर बच्चों का हॉस्पिटल आता है NICH और इधर ही NICVT आता है और यहीं पर जिन्ना हॉस्पिटल है और इसी रोड पे अगर हम सीधे चले जाएं तो सिविल हॉस्पिटल भी आता है। तो इस रोड से बहुत ज़्यादा तादाद में एम्बुलेंसेज गुजरती है क्योंकि मेन पूरे कराची की जो उस तरफ से लैंड अगर आप बात करें जो नुमाइश का एरिया है, इसके भी तारिक रोड का है, नाज़माबाद है, गुलिस्तान जौहर है, उधर की तमाम गाड़ियाँ जो है अगर उनको हॉस्पिटल आना तो वो इसी रोड से गुजर कर आते हैं। तो ये मामला तो हैं कि एम्बुलेंसेस के लिए भी एक स्पेशल रोड होना चाहिए, मगर ये यहाँ के रोड ही इतने छोटे पड़ जाते हैं शहर कराची के। अच्छा मुजम्मिल, मुझे ये बताएं, ये जो आप जिन ट्रैफिक जैम्स का मैं जिक्र कर रही हूँ और आप भी कर रहे हैं, कल रात को भी हमने देखा कि कराची में बहुत मेजरली ट्रैफिक जैम होते हैं। इवन चारा फैसल पे जो कि खुली चौड़ी रोड है लेकिन वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम था। तो कितना टाइम लगता है और फिर आवाम जाहिर है परेशान तो होती है। हमने देखा है कि कई कई घंटे लोग ट्रैफिक में अपनी गाड़ियों में फंसे रहते हैं। अब जाहिर है एहतजाज भी नहीं कर सकते, उस तरह से चीज़ें भी नहीं कर सकते, फ्यूल का भी मसाइल होते हैं। तो क्या आवाम की क्या इस पे टेक है आपकी, चूँकि आप फील्ड में होते हैं आपकी बात भी होती होगी? देखिए अर्मला, शार फैसल बात कर लें, आप अहमद जिन्ना रोड की बात कर लें, इसके बाद आप जो अंदरून गुलिस्तान जौहर वाला जो मेन रोड है उसकी बात कर लें, वहाँ पर तमाम जगहों पर शाम में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ऑफिस की छुट्टी के दौरान 4 से 6 शदीद ट्रैफिक होता है। अब हर जब छुट्टी होती है ऑफिस की और या कंपनीज़ की, तो उसके बाद जब लोग निकलते हैं तो वो शारा फैसल जो है वो बहुत चौड़ी शारा है, 5 रोया रोड है वो, मगर उसके बावजूद क्योंकि पूरे कराची का रोड जब उस पर आता है तो ट्रैफिक का एक फ्लो वहाँ भर जाता है। फ्लो बढ़ जाने की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। अब जो घंटे अभी मैंने कल ही एक मेरी बात हुई है खातून से, तो उनका कहना था कि मैं अपने घर IL चंद्रिका रोड से जो है गुलिस्तान जौहर 1 घंटा 20 मिनट मेरा रोज़ाना का मेरा मामूल है। हालांकि अगर कॉमन ड्राइव की बात की जाए 15 से 18 मिनट की ड्राइव है अगर हम बिल्कुल स्मूथ रोड हो। तो अब बताएं कि एक आदमी जो 1 घंटा एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग में करेगा, ट्रैवल हैरेसमेंट है,
वो और जो बीच में रास्ते में खातून है, अगर स्पेशली जिस तरह लड़कियाँ आजकल हम देख रहे हैं शहर कराची में लड़कियाँ बाइक भी बहुत चला रही हैं, खातून फीमेल ड्राइवर्स भी हैं जो लड़कियाँ खुद ऑफिस आती जाती हैं, तो उनको ये जो ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, उसकी वजह यही है कि जो रोड्स हैं वो इतने चौड़े नहीं हैं जिस तरह से होना चाहिए था। और जब चौड़े रोडों पर जब दूसरे जो रोड्स होते हैं उनका ट्रैफिक आता है तो वहाँ पे ओवरफ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो कॉमन है 1 घंटा लेट होना, ये शहर कराची में शाम के औकात में बहुत कॉमन सी बात है। इससे ज़्यादा आप रख लें मार्जिन, 1 घंटे से कम ट्रैफिक में बंदा नहीं फंसता है यहाँ पर। ओके, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कराची की ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। और मुजम्मिल जब हमसे बात कर रहे थे तो मुझे ये लगा कि उनके पीछे कैमरा जो है बड़ा चौकी है, बड़ा वाइट आ रहा है। इनफैक्ट ये चौकी कैमरा नहीं है, इनफैक्ट ये मट्टी है, क्योंकि वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, मट्टी हवा के अंदर है। जाहिर है ये मट्टी आप इनहेल कर रहे हैं, आप अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ खुद तो ले रहे हैं, आप अपने घर वालों को भी लगा रहे हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो इतने बड़े शहर जो आपका इतना बड़ा रेवेन्यू देता है, 70% रेवेन्यू देता है जी आपका इतना बड़ा शहर, और उसके मसाइल आप देख लें कि ये कितने बेसिक मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। और मैं अपने प्लेटफॉर्म से और ख़ुद भी, चूँकि मैं इस मुल्क की एक शहरी हूँ, मुझे कराची हो, लाहौर हो या कोई भी शहर हो, हमें उसी तरह से एहसास होता है। तमाम स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जी इस शहर के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप टीवी पे आके ये बात कह रहे हैं कि जी कराची के मसाइल सब हल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अवाम अंधी नहीं है, उनको नज़र आता है, और वो जो अवाम रोज़ सड़कों पर निकलती है उनके लिए मसाइल उसी तरह से बरकरार है। अगर वो बात अब उस तरह से नहीं करते क्योंकि वो इम्यून हो गए हैं इस सिस्टम के और वो होपलेस हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है आपसे, तो अगर आप एज अ सियासतदान या कोई भी लीडर बन के उनको होप दिलाते हैं तो उनको ये होप लाजमी दिलवाएं कि उन्होंने उनके मसाइल हल करेंगे आप उनके। और ये मसाइल ऐसे हैं जिनका फौरी तौर पे हल होना चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। और अगर इसमें आपको किसी और सूबे, पंजाब से, किसी KPK से, कहीं से भी आप अगर एग्जाम्पल या कोई एक कह लें मॉडल ले सकते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये सूबा ही है और ये मुल्क का हिस्सा है। आप पंजाब में चूँकि बेहतर मसाइल हैं, हम सब जानते हैं, आप पंजाब से थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसमें आपकी अना या ईगो नहीं आनी चाहिए। ये मैं उन तमाम स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट करूँ कि खुदारा कराची के मसाइल पे हल करें जी। ये कराची हमारा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, लोग रहते हैं, और उनके मसाइल अगर ऐसे हैं कि पानी आ गया है, सड़कें टूटी हैं, ट्रैफिक जाम है, तो क्या प्रोडक्टिविटी आप इन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या एक्सेल करेंगे? वो तो बेचारे अपने मसाइल में ही उलझे हुए हैं। और क्राइम इतना बड़ा इशू है कराची का कि हम सोच भी नहीं सकते। हमने सोचा आप कोशिश यही करेंगे कि कराची के मसाइल को हम रोज़ अपने शो में शामिल करें ताकि लोगों को आइडिया हो, और हमारे प्लेटफॉर्म से शायद किसी स्टेक होल्डर को भी आइडिया हो जाए कि ये बेहतर करने हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा स्ट्रेंज भी है ये जो सर्वे है जिसके हवाले से आज हम अपने गेस्ट से भी बात करेंगे। अवामी आरा जानने के लिए गैलप एक इदारा है, आपको पता है, इसने मुल्क में शादियों के रुझान से मुतल्लिक सर्वे एक जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से 4 पाकिस्तानी यानी 80% पाकिस्तानी जो हैं वो शादीशुदा हैं, जबकि 20% जो पाकिस्तानीज़ हैं वो गैर शादीशुदा हैं। और आम तौर पर हमने इर्द गिर्द देखा है कि हमारे इर्द गिर्द सिंगल बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब चाहे वो मर्द हैं, इनफैक्ट ख़वातीन, क्योंकि अच्छे रिश्ते मिलना बड़ा मुश्किल है और पेरेंट्स बड़ा स्ट्रगल करते हैं बच्चियों के अच्छे रिश्ते करने के हवाले से। इनफैक्ट अब दोनों जेंडर्स की बात कर लें और साथ साथ जी अरेंज मैरिज या लव मैरिज की बात करें, सर्वे के मुताबिक 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की है, जबकि 18% पसंद की शादी करते हैं। और अगर राय की बात की जाए तो 89% ने अपने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी है, जबकि उसके अलावा 10% जो पाकिस्तानी शहरी हैं उन्होंने अपनी ज़ाती पसंद को वालिदैन की पसंद पे तरजीह दी है। ये सर्वे के बारे से मैं थोड़ा सा क्लियर करती चलूँ कि ये इसका एक स्पेसिफिक सैम्पल साइज़ होता है जिसमें चंद लोगों के ऊपर तादाद के ऊपर ये सर्वे किया जाता है। ये हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करें, ये एक ज़ाहिर रिसर्च बेस्ड काम है। सो हमने सोचा कि इस हवाले से बात करें कि क्या वाकई ऐसा है, और हम जो
जिस तादाद में शादीशुदा अफराद अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, क्या वाकई ऐसा ही है? और सिंगल, चूँकि गैर शादीशुदा लोग हमें ज़्यादा अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं, उनकी जो पेरेंट्स, वही मैंने बात की कि रिश्तों के हवाले से बड़ा स्ट्रगल करते हैं। अच्छा जी, मिसेस अली हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस सर्वे के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों को क्लियर करें कि ये सर्वे बेसिकली कैसे सैम्पल साइज़ दिया जाता है, किन लोगों के साथ किया जाता है, ताकि हम उसके मुताबिक इसको फर्दर डिस्कस करें। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि ये जो सर्वे होता है उसकी कोई एज ब्रैकेट नहीं होता। ओके। और हम जिन एज ब्रैकेट की बात करें तो हम लोग 18-19 साल के लड़कों की शादी तो नहीं करते, और लड़कियों में भी इसी तरीके से एक मखसूस उम्र है शादी की, जिसमें हम उनके लिए रिश्ते की तलाश के लिए फिर निकलते हैं। तो ये एक नॉर्मली सर्वे होता है, तो इसमें जो है वो कोई एग्जैक्ट एज ब्रैकेट को टारगेट नहीं किया हुआ, ये जर्नल एक क्वांटिटी आपके पास आ रही है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारी साइड पे ये होता है कि हम एक एज ब्रैकेट को ही देखते हैं और उसमें ही शादी करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि जिन सर्विस के हवाले से आपने कहा कि एज ब्रैकेट नहीं है, लेकिन हम जब अपने इर्द गिर्द, मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ, तो मुझे सिंगल लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। लोगों को बड़े मसाइल हैं रिश्तों को लेकर, और ये मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर की अब बात नहीं करी। पहले तो शायद वालिदैन बच्चियों के रिश्तों से परेशान होते थे या उनको टेंशन होती थी कि जो उनके रिश्ते अच्छी जगह पर हो जाएँ। अब लड़कों के लिए भी पेरेंट्स उसी तरह से स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल तो लड़का हो या लड़की हो, जिसको रिश्ता चाहिए वो तो कर ही रहा है, क्योंकि आपको पता है आजकल रिश्तों में कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर हम बात करें अपनी इन रिश्तों के मसाइल की, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा एक समझें कि आजकल टॉपिक चल रहा है कि रिश्ते की तलाश को किस तरीके से आसान बनाया जाए। तो यहाँ पर अगर आप लड़के की बात करें या लड़की की बात करें, दोनों ही इस मसले का बराबरी से सामना कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, चूँकि आप एक मैट्रिमोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी जब ये रिश्तों का मामला होता है तो कितने बच्चे बच्चियाँ जो पसंद की शादी या वालिदैन की पसंद की शादी को प्रेफर करते हैं? देखिए, हमारा जिस तरीके से इस्लामी निज़ाम है या हमारा जो माशरती निज़ाम है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो वालिदैन की पसंद को सबसे ज़्यादा तरजीह हम भी देते हैं। और हम यही चाहते हैं कि पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और उनकी, क्योंकि उनका एक जिंदगी का तजुर्बा होता है, और उनके ही जो है वो अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस डिसीजन को भी लें तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में बहुत आसानी होती है। और क्योंकि सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होता, दो खानदानों का मेल होता है, तो उसमें सिर्फ लड़का और लड़की की रजामंदी शामिल होना जरूरी नहीं है, उसमें फैमिली की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली के ही डिसीजन से अगर चला जाए तो लाइफ ईजी हो सकती है, क्योंकि बाद में मसले मसाइल की फैमिली को सबसे पहले स्टैंड लेना पड़ता है बच्चों के साथ। और अगर हम कैंडिडेट की पसंद की बात करें तो जहाँ पे हम थोड़ा सा ओवर एज चले जाएं, जहाँ पे लड़की 30 से ऊपर हो, लड़का 30 से ऊपर हो, 35 से ऊपर हो, अगर हम मैच्योरिटी की बात करें जहाँ पे वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो इसमें भी कोई जो है वो नहीं समझती कि कोई गलत बात है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये बात होती है कि जी ख़वातीन जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो गैर शादीशुदा जिनकी मैं बात करी, उनकी तादाद दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। या तो उनकी शादियाँ हो नहीं रही हैं या कुछ और मसाइल हैं, लोगों को ज़ाहिर पेरेंट्स के कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। क्या ऐसा ही है कि गैर शादीशुदा ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हो रही है? गैर जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, अगर हम ओवर एज की बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट्स की वजह से उनकी जो तादाद है वो आजकल बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पे लोग अप्रोच करते हैं विद हाई डिमांड्स, तो हम देखते हैं कि उनकी जो शादी का मेन डिले आ रहा है, मतलब कि ताख़ीर की जो वजह है वाज़ेह तौर पे वो रिक्वायरमेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब कि मिस्टर परफेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो मिस्टर परफेक्ट मिलता नहीं है, मिस्टर परफेक्ट बनाना पड़ता है, उसको जिंदगी का वक्त देना पड़ता है, और उससे जाहिर सी बात है आपकी एक मेहनत होती है। लेकिन यहाँ पर सारी ही तमाम हमारी जो गैर शादीशुदा ख़वातीन हैं वो एक मिस्टर परफेक्ट की तलाश में हाई रिक्वायरमेंट्स को लेकर अपना माइंडसेट बना के बैठी हुई हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स को उनकी जरा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा नहीं है। ठीक है, ठीक है। मिस्टर परफेक्ट कोई एग्जिस्ट नहीं करता, और इसी तरह मिस परफेक्ट भी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। आपको परफेक्ट चीज़ तो मिल नहीं सकती, लेकिन कोशिश की जा सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आपकी डाइट के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो हम सब्जियों को और मतलब गोश्त को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि खानी चाहिए, लेकिन दालें बड़ी एक हेल्दी चीज़ें हैं और दालों का इस्तेमाल हमारे घरों में कम होता है। हम ज़्यादातर गोश्त या सब्जियों को प्रेफर करते हैं, लेकिन दालें ना सिर्फ सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, जल्दी भी बन जाती हैं। ख़वातीन मुझसे एग्री करेंगी, दालें थोड़े जल्दी भी बन जाती हैं, लेकिन इनकी फ़वाइद अपनी जगह मौजूद हैं। आज हम जो फाइबर का सोर्स है, दालें हैं, पल्सेस हैं, इनको डिस्कस करेंगे, इनकी फ़ायदे के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर अमारा अतर हमारे साथ मौजूद है, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अमारा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि दालें किस चीज़ का सोर्स हैं और हम जो दालें खाते हैं क्या वो सही तरीके से हम उनको कंज्यूम करें जिस हिसाब से हम उन्हें पकाते हैं या खाते हैं? जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, दालें किस चीज़ का सोर्स हैं? दालें आर वेरी हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन, ठीक है। एज़ यू नो कि फ़ाइबर हमारी बॉडी में डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स की रिजुविनेशन में, रीबिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसके अलावा मिनरल्स, वाइटामिन्स, फॉलेट, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है दाल मसूर, जो रेड लेंटिल्स जिसको कहते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में भी एटलीस्ट वंस अ डे एक जो मील होता है वो हर सूरत में दालों का होता है। दैट्स बिकॉज एक तो वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, वो कोलेस्ट्रॉल उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़ीरो के बराबर बिल्कुल होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। एंड देन थोड़ा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है दालों में, बट लाइक अब जैसे आपने कहा कि हम लोग किस तरह दालों को पका सकते हैं। फर्स्टली हमें दालों को जो है वॉश बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है ना। उनको 3-4 टाइम्स रनिंग वाटर के नीचे से गुजारना चाहिए। देन क्या होता है कि जो उसमें जब हम दालों को बॉईल करते हैं या फिर जब हम उनको जो है वॉश करते हैं तो उसके ऊपर एक फ्रॉथ आ जाती है, उसको वाइट कलर की फॉग जो फोम्स आ जाता है उसके ऊपर। सो दैट्स बेसिकली उसको सेपोनिन कहते हैं, ठीक है। वो जब अगर हम उसको कंज्यूम कर लेंगे, हम उसको नहीं फेंकेंगे, गिराएंगे नहीं, तो वो हमारी जाके बोन्स में जो है बैठ जाता है, ठीक है, हमारे जॉइंट्स में बैठ जाता है जाके। उसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है, ठीक है ना। जो वॉश करते हुए या पकाते हुए डॉक्टर हमारा? एक बॉईल करते हुए एंड देन एक जब आपको उसको वॉश भी करते हैं तो ऊपर फ्रॉथ आ जाता है, या सो आपको क्या चाहिए, आप उसको फेंक दें, ठीक है ना। वो सेपोनिन उसके अंदर होता है। व्हाट इज सेपोनिन? वो जब एक प्लांट्स का जो है एक अपना सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म होता है, ये सेपोनिन एक चीज होती है, ठीक है। वो उनकी बेसिकली इम्यूनिटी होती है, उनको पेस्ट्स वगैरह से बचाती है, ठीक है। सो लाइक उसको आपने गिराना होता है। इफ यू कंज्यूम इट तो आपके जॉइंट्स में बैठती है, उससे यूरिक एसिड कॉज होता है, ठीक है। सो लाइक दालें जो इस तरह कहते हैं कि यूरिक एसिड वाले बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते। इफ यू कुक इट प्रॉपर्ली, इफ यू वॉश इट प्रॉपर्ली, आप उसको अब देखें दालों को या तो लोग प्रेशर पे पका देते हैं या उसको थोड़ा सा सोक करके वॉश करके दे जस्ट स्टार्ट कुकिंग इट। तो उसका यही तरीका है कि आप उसको एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स के लिए सोक करें पहले, ठीक है, ठीक है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप कौन कौन सी दालें हम खा सकते हैं? बच्चों को कौन सी दालें दे सकते हैं? और हमारे घरों में अगर हम एक मील की बात करें या वीकली बात करें, कितना टाइम हमें दाल का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी तरह की? वैसे तो जो दाल है इट इज़ इट इज़ एक्चुअली अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मटन एंड मीट एक्चुअली, या बिकॉज जो इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा होती जा रही है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड चिकन एंड मटन एंड ऑल दैट। सो लाइक दाल में प्रोटीन कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि इट कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर मटन। तो आई थिंक जो लोग नहीं अफोर्ड करते वो तो जितनी मर्जी दफ़ा खाएं, It's fine, yeah. But like नॉर्मली बच्चों को नहीं आदत होती कि इतना जंक, इतना ये वो, उनको चाहिए कि वो दाल खाएं। तो लाइक मदर्स अगर वो ऐसे नहीं कंज्यूम करते तो जैसे चने की दाल होती है, आप उसको कबाब में डाल के बना के खाएं, या बीन्स होते हैं आप उसको सैलेड में डाल के खाएं, ठीक है। यही रेड लेंटिल्स जो है मसूर की दाल, जैसे ये हॉस्पिटल्स में भी यूज होती है, लेकिन आपको इसको घर में भी अपने जो है राइस के साथ या रोटी के साथ, दाल चावल इज लाइक अ वेरी गुड डिश, इट्स लाइक अ स्टेपल फूड, तो आपको कंज्यूम करनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली कहते हैं कि जो चीज़ जल्दी बन जाती है दालों के हवाले से, कि दाल जल्दी बन जाती है वो आई साइड वीक करती है या इस तरह की, ये सिर्फ मिथ है या ऐसा कुछ? इट्स ऑल अ मिथ, बल्कि दाल इज एक्चुअली अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, ठीक है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलेट इन इट, इट इज़ रिच इन आयरन, ठीक है। तो लाइक आयरन जो होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑल्सो ब्लड बनाने में, ठीक है। आपको पता है आयरन डेफिशिएंट लोग, पीसीओस में, प्रेग्नेंट वुमेन, दे शुड एक्चुअली कंज्यूम दाल, बिकॉज उनको जो है ये सब क्योर करती है दाल। नॉट ओनली दैट, वेट लॉस में दाल बहुत हेल्प करती है, बिकॉज दाल एक्चुअली खाने पे हैवी तो नहीं होती है,
बट आपको सेशिएटेड रखती है, वो ना फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको आती है, तो उसकी वजह से ना फॉर अ लॉन्गर टाइम यू फील फुल एंड यू डोंट लाइक जंक, यू डोंट मंच ऑन अदर थिंग्स। अच्छा डॉक्टर भाई, नॉर्मली हमारे यहाँ घरों में ये कहा होता है कि अच्छा कुछ नहीं बनाना, हम दाल को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं तो मैंने हमेशा बहुत से लिया, जब तक चिकन या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनती होती है तो हमें होता है कि ये दाल है, मतलब दाल क्यों बनी है। सो इसको बनाने का तरीका भी बहुत सारे घरों में बड़ा डिफरेंट होता है। हम इवन जब गोश्त या सब्जियों की भी बात करते हैं, हम उनको इतना पका लेते हैं, इतने मसाले डाल देते हैं, जिसकी वजह से अफादियत अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि जी ख़त्म हो जाती है। क्या दालों के साथ भी ऐसा ही होता है? दालों का एक तो उसका नॉर्मल तरीका होता है बनाने का, इट्स इजी टू कुक, ठीक है ना। बस यही होता है कि जब उसको पकाए ना तो कुछ लोग जो है उसमें लहसुन का तड़का दे देते हैं, कुछ जिंजर का अदरक का दे देते हैं, लौंग डाल लें, ऐसे मतलब ऑयल का इस्तेमाल कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं दालों में। ऑयल तो हर चीज में ऑयल को जो है आपको कम रखना चाहिए। आई थिंक द बेस्ट ऑयल टू यूज इज कैनोलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। ये या प्लांट बेस्ड ऑयल्स जो है वो ज़रा बेहतर रहते हैं। घी जो है इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करना चाहिए, बेहतरीन रहते हैं ये आपकी सेहत के लिए भी। इवन बाकी यही है कि दाल की कुकिंग में जो है बस ये होता है कि एक तो यही जो मैंने पहले आपको बताया था कि उसको वॉश करने का तरीका, ठीक है, और दूसरी ये कि जो है उसको क्योंकि इट कॉजेज गैसीनेस एंड ऑल, इंडाइजेशन होती है लोगों को खा के, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो यही है कि जो चीज़ आपको सूट करती है उसको लहसुन लगा दें या उसको लौंग डाल दें उसमें, या कलवंजी डाल दें थोड़ी सी, तो वो बहुत बेहतरीन बेहतर हो जाता है। अच्छा, इन द एंड मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को, जाहिर है पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं कि बच्चों को इस तरह से दालों का शौक नहीं होता। इवन मेरे घर में भी जब दाल पकड़ी होती है तो बच्चे हमेशा ही कह रहे होते हैं कि क्यों दाल क्यों खाएंगे हम, ये वो। किस तरह से ऑल्टरनेट तरीकों से बच्चों को ये सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर दिया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ दाल? देन अगेन यही है कि सैलड्स में दे दें आप उनको, बीन्स दें, ठीक है ना। आप उनको कटलेट्स बना के दें, ठीक है। डोसा आजकल बहुत फेमस है, डोसा बना के दें, ठीक है। बाकी जो हॉर्स ग्राम्स होते हैं वो तो वैसे भी भून के खाए जाते हैं, तो इस तरह बच्चों को जो है कटलेट्स बना दें या छोटी छोटी चीज़ों में दाल का कंटेंट ज़्यादा कर दें, चिकन का कम कर दें, ठीक है ना। इस तरह बच्चों को जो है ना या तो हिडन फॉर्म से दें या फिर उसको थोड़ा सा जो है मज़े का बना के दीजिए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हमारा, बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने दालों के हवाले से, जी बच्चों को दालें अल्टरनेट तरीके हैं, आप उनको कबाब किसी और चीज़ में दें, और अगर दाल आप खा रहे हैं, दाल चावल इतनी अच्छी डिश है, मतलब कौन लोग हैं जिनको दाल चावल नहीं पसंद। सो हमने आपको बताया है। अच्छा जी, अब चूँकि मैंने क्लोजिंग करनी है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपको मारूफ गज़ल और फिल्मी गुलकार हबीब वली के हवाले से एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिनकी आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके काम के हवाले से ये रिपोर्ट देखें और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगी कल।